बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। आज का हमारा आर्टिकल है प्रेशर ऑफ गैस। तो आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैस के मॉलिक्यूल्स के पास मैस और वेलोसिटी होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि गैस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। और इस रैंडम मोशन में वो अपनी डायरेक्शन को सिर्फ तब चेंज करते हैं जब वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करें या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करें। अब जब वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इस सिचुएशन में उनका मोमेंटम चेंज होता है। अब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज फोर्स। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब भी कोई एक मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर से स्ट्राइक करता है तो वो कंटेनर की वॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि अगर वॉल का एरिया ए है तो हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल इज ऑन एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया को स्टूडेंट हम प्रेशर का नाम देते हैं, जिसको हमने इस आर्टिकल में कैलकुलेट करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले एक बात हम जहन में रखेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है और रैंडम मोशन की वजह से वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम तमाम मॉलिक्यूल्स और तमाम डायरेक्शंस को साइमल्टेनियसली लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। इसलिए हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे और उसकी एक वक्त में हम एक डायमेंशन की मोशन को कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए अब देखिए, कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास एक क्यूबिकल वेसल है जिसकी साइड एल के इक्वल है, ठीक है। इसकी लेंथ भी एल के इक्वल आ जाएगी, विड्थ भी एल के इक्वल आ जाएगी और इसकी हाइट भी एल के इक्वल आ जाएगी। तो यहां पे हम लिखते हैं consider a cubical vessel the side of vessel that is equal to small l। अब जो इसमें हमने गैस रखी हुई है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ molecules of gas से इसकी वैल्यू कैपिटल एन के इक्वल है। फिर mass of each gas molecule that is equal to small n, then total mass of gas। स्टूडेंट्स, अगर आपने टोटल मैस की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम एक मॉलिक्यूल के मैस को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल मैस ऑफ द गैस की वैल्यू आ जाएगी m मल्टीप्लाई बाय n। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू v1x। क्योंकि अभी हमने बात की है कि हम एक वक्त में एक मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे और उसकी वन डायमेंशनल मोशन को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी मोशन को कंसीडर करते हैं जस्ट अलोंग एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट, इमेजिन करें कि हम एक मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं जो कि वेसल के फेस ए बी सी डी ए से मूव करना शुरू करता है विद इट्स मोमेंटम mv1x, और सामने दूसरे फेस ई एफ जी एच ई के साथ जाके स्ट्राइक करता है। और स्ट्राइक करने के बाद चूंकि ये परफेक्टली इलास्टिकुलियंस परफॉर्म करते हैं, मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, जबकि डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि पहले वाली डायरेक्शन के ऑपोजिट आ रही है। तो इस वजह से टकराने के बाद का इसका मोमेंटम सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन का बनेगा, विच इज -mv1x। तो स्टूडेंट, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इनिशियल मोमेंटम that is equal to mv1x and final momentum that is equal to minus mv1x। अब स्टूडेंट, हमने यहां पे चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि हम
पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नोन एज फोर्स। तो अगर फोर्स की वैल्यू को एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो वो प्रेशर बन जाता है। तो इसलिए हम पहले यहां पे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हमने इसके बाद चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सो चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू, किस तरह से इसकी वैल्यू निकलती है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू दैट इज माइनस एम वी वन एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू एम वी वन एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम फॉर फर्स्ट पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि किसके इक्वल आ जाएगी, -2mv1x। स्टूडेंट्स ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर मैं इस चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू को टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि फोर्स बन जाता है। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स इमेजिन करें वही एक पार्टिकल जो कि ए बी सी डी ए फेस से मूव कर रहा है और मूव करते हुए वो फेस ई एफ जी एच ई से स्ट्राइक करता है। अब इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल वो किसके इक्वल आएगा, डायमेंशन ऑफ दैट क्यूबिकल वेसल विच इज स्मॉल एल। इसका मतलब यह है कि ए बी सी डी ए फेस से ई एफ जी एच ई फेस तक जाने के लिए उसने एल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टकराने के बाद वो दोबारा ए बी सी डी ए फेस तक पहुंचेगा तो फिर वो एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, 2l। तो इसको डिस्क्राइब करते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल in moving from face A B C D A to E F G H E and then back to face ए बी सी डी ए इज। तो डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2l। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं विच इज v1x। अब सपोज करें कि लेट डेल्टा टी बी द टाइम, so delta t is equal to distance divided by velocity और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2l डिवाइडेड बाय v1x। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा t विच इज इक्वल टू v1x। स्टूडेंट दिस इज द टाइम जिसको हम नाम दे सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ कुलियन, क्योंकि हमारे सिनेरियो में इतने टाइम गुजरने से पहले मॉलिक्यूल कोई दूसरी कुलियन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो दो कुलियंस के दरमियान में जो टाइम का डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड और इसकी वैल्यू 2l डिवाइड बाय v1x होती है। अब स्टूडेंट इसी के रेस्पेक्ट से अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करना चाहें, नाउ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला स्टूडेंट हमें पता है कि दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी v1x डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट हमने चूंकि चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू को टाइम की वैल्यू से डिवाइड करना है तो उसके लिए अब हम लिखते हैं यहां पे रेट ऑफ चेंज
of momentum that is equal to delta P1x divided by delta T। और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? डेल्टा P1x की वैल्यू है -2mv1x डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू है 2l डिवाइडेड बाय v1x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू बनेगी डेल्टा P1x डिवाइड बाय डेल्टा T विच इज इक्वल टू -m v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जो कि हमें फोर्स की वैल्यू को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि यहां पे दिस फैक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमें बात पता है कि दिस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लेकिन स्टूडेंट्स, इस रिलेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम इसको रिएक्शन की फोर्स डिस्क्राइब कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स जरा देखिए कि जब मॉलिक्यूल फेस के साथ स्ट्राइक करता है तो इस सिचुएशन में एक वो फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर एक्सर्ट करता है, जिसको हम नाम देंगे अप्लाइड फोर्स का, और एक रिएक्शन की फोर्स बनती है जो कि वॉल मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करती है। और थर्ड लॉ के मुताबिक ये मैग्नीट्यूड में इक्वल जबकि डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है। अब चूंकि यहां पे हमारे इस रिलेशन में इस फोर्स के साथ नेगेटिव का साइन आ रहा है तो इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे कि दिस इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन विच इज एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर ऑन द मॉलिक्यूल। इसको हम लिख सकते हैं विच इज द फोर्स exerted by wall on gas molecule, जिसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सो F1x प्राइम। F1x का मतलब यह है कि दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, और प्राइम इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? जो भी हमने कैलकुलेट किया, -mv1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अब हमने चूंकि फोर्स ऑफ एक्शन कैलकुलेट करनी है, नो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन वॉल ऑफ कंटेनर या वेसल। ठीक है, ये वैल्यू थर्ड लॉ के मुताबिक रिएक्शन फोर्स से मैग्नीट्यूड में इक्वल जबकि डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। अब ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने यहां पे नेगेटिव साइन प्लेस किया है। अब वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट F1x प्राइम की वैल्यू -m v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अप्लाइड फोर्स या फोर्स ऑफ एक्शन की वैल्यू आ जाएगी mv1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम तमाम n मॉलिक्यूल्स की वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग जो वॉल के ऊपर फोर्स लगाई जाती है उसको फाइंड करेंगे। तो वो किस तरीके से फाइंड की जाएगी कि हम तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए फोर्स की वैल्यू निकाल के उसको सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगी। तो इसको हम लिखते हैं Now total force exerted by n molecules moving with velocities v1x, v2x, so on so Vnx along x-axis, that will be force along x-axis that is equal to force exerted by first particle along x-axis plus second particle
प्लस सो ऑन सो प्लस nth पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। अब इनकी वैल्यूज प्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा m v1x² डिवाइडेड बाय l प्लस m v2x² डिवाइडेड बाय l प्लस सो ऑन सो प्लस m vnx² डिवाइडेड बाय l। इस तरह से स्टूडेंट हम इन तमाम वैल्यूज में से जो फैक्टर कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा एफ एक्स m ओवर l की वैल्यू कॉमन आ जाएगी और ब्रैकेट में हमारे पास फैक्टर आ जाएगा v1x² प्लस v2x² प्लस सो ऑन सो प्लस vnx²। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्स आ गई है। अब अगर मैं इस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस निकल आएगा। तो उसके लिए देखिए, नो टोटल प्रेशर exerted by gas along x-axis, this is equal to px which is equal to fx divided by a। अब fx की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है जबकि a इज द एरिया इन विच द वेसल इज एनक्लोज्ड। अब वेसल हमने क्यूबिकल कंसीडर की थी जिसकी साइड L के इक्वल है, तो अगर आप एरिया की वैल्यू निकालेंगे तो दैट वुड बी L²। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 1 ओवर L² मल्टीप्लाई बाय ये जो फोर्स की वैल्यू हमने लिखी है ये सारी वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे m ओवर L इंटू v1x² v2x² प्लस सो ऑन सो प्लस vnx²। अब स्टूडेंट्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं px दैट इज इक्वल टू m डिवाइड बाय l³ मल्टीप्लाई बाय v1x² v2x² सो ऑन सो प्लस vnx²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एज डेंसिटी का हमें पता है किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल मैस ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वेसल जिसमें आपने गैस को एनक्लोज किया हुआ है। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो विच इज इक्वल टू टोटल मैस ऑफ गैस को हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, दिस इज मैस ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को अगर हम लिखे तो दैट इज इक्वल टू v, और इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो m और n एज इट इज आ जाएगा, जबकि वॉल्यूम ऑफ द वेसल किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज इक्वल टू l³। अब स्टूडेंट यहां से हमने m ओवर l³ की वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिखते हैं इंप्लाइज दैट m ओवर l³ दैट इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय n। ये इक्वेशन अब आपने पुट करनी है 2 में, सो 2 बिकम्स क्या बन जाएगा, दिस इज px विच इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय v1x² v2x² प्लस सो ऑन सो प्लस vnx²। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा px दैट इज इक्वल टू रो इनटू v1x² v2x² प्लस सो ऑन सो प्लस vnx² डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। आइए अब आगे देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 में ये जो फैक्टर हमें नजर आ रहा है v1x² प्लस v2x² प्लस सो ऑन सो प्लस vnx² डिवाइडेड बाय कैपिटल N, इसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स, इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों कहा जाता है? तो देखिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज किसके इक्वल होती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल हैं। इसका मतलब है कि यहां पे n वेलोसिटीज हैं जिनको आप सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो दिस थिंग इज नोन एज मीन या एवरेज। ठीक है, अब एवरेज हमने किस क्वांटिटी का लिया है? वेलोसिटी के स्क्वायर का हमने एवरेज लिया है, तो इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसको लिखा जा सकता है and can be written as vx²। और इसमें ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रही है ये मीन को डिस्क्राइब कर रही है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? सो 3 कैन बी written as pressure along x-axis that is equal to rho into vx स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मीन स्क्वायर स्पीड। अब इसी लिहाज से हम y एक्सिस के और z एक्सिस के अलोंग प्रेशर की वैल्यूज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे सिमिलरली pressure along y-axis that is equal to rho into mean square speed या mean square velocity along y-axis and pressure along z-axis is equal to rho multiply by mean square velocity along z-axis। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए, कहता है कि हमने क्यूबिकल वेसल कंसीडर की हुई है और जो गैस एनक्लोज की हुई है दैट इज प्योर गैस, जिसकी वजह से हम यहां लिख सकते हैं सिंस वेसल इज क्यूबिकल एंड गैस इज प्योर, सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी जितनी अलोंग एक्स एक्सिस है उतनी ही वाई एक्सिस बनेगी और उतनी ही जेड एक्सिस के लिए बनेगी। एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्स के अलोंग प्लस मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाई के अलोंग मीन स्क्वायर वेलोसिटी जेड के अलोंग। अब चूंकि इन तीनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है मैं वी वाई स्क्वायर को भी वी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं और वी जेड स्क्वायर को भी वी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। तो जब ये वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे तो ये बचेगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट 3 टाइम्स ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वी एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1/3 वी स्क्वेयर। अब ये वैल्यू आपने इस प्रेशर की वैल्यू के अंदर प्लेस करनी है, तो ये किस तरह से बनता है आइए देखते हैं। सो पी एक्स दैट इज इक्वल टू रो बाय 3 इनटू वी स्क्वेयर, ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखिए कि हम अपने रिलेशन को न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए अलोंग एक्स एक्सिस बात की थी, फिर हमने एन मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लिया था और अब हम उसकी तीनों डायमेंशंस को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके बाद देखिए कहता है कि बाय पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या कहता है? प्रेशर ऑफ गैस
inside and everywhere remains constant if density of gas is homogeneous. अब स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ गैस होमोजीनियस ही होगी क्योंकि हम जो गैस यूज कर रहे हैं दैट इज अ प्योर गैस। इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz, क्योंकि प्रेशर इनसाइड एंड एवरीवेयर रिमेन्स सेम और इसको हम जनरल नाम दे देते हैं दैट इज इक्वल टू P। सो ये हमारा फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, इंप्लाइज दैट P is equal to rho by 3 into mean square velocity। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा रिलेशन हमें कंप्लीट प्रेशर को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि जस्ट लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 एज डेंसिटी की वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है सो एम एन डिवाइडेड बाय वी, ये डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी जिसको हमने इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। सो 4 becomes which is P is equal to m n divided by 3v into mean square velocity। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि m की वैल्यू को v स्क्वायर के साथ ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से n over 3v into mv स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ये चाहूं कि इस ब्रैकेट के अंदर मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए तो किस फैक्टर की कमी है, सिर्फ इस फैक्टर को 2 से डिवाइड करने की जरूरत है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3v और बाकी वैल्यू आ जाएगी 1 over 2 mv स्क्वायर। और हमें यह बात पता है कि 1 over 2 mv स्क्वायर दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n डिवाइडेड बाय 3v इनटू मीन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम कहते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3v इनटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाती है। इसी रिलेशन को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एन नॉट की वैल्यू आ जाती है। इसी रिलेशन को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी वेयर एन नॉट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वैल्यूज कांस्टेंट है, इसका मतलब एन नॉट कांस्टेंट है और 2/3 वैसे ही कांस्टेंट होते हैं, तो इस कांस्टेंट फैक्टर को अगर हम इस तरह से लिख दें तो ये फॉर्म बन जाएगी कांस्टेंट इनटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर हम कांस्टेंट को भी यहां से खत्म करते हैं सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है कि शो दैट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं या यहां पे इसका आंसर इस तरह से बनेगा, विच मीन्स दैट प्रेशर exerted by gas is directly proportional
टू एवरेज ट्रांसलेशनल kinetic energy of gas molecules. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है, ये इतना लेंथी क्वेश्चन है, तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए, वो ये कि हमने प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया के। अब फोर्स की वैल्यू हमारे पास दो तरीके से आती है। सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma बनता है, लेकिन ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम हर एक गैस मॉलिक्यूल के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम फोर्स का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब यह हो गया कि प्रेशर की वैल्यू में फोर्स की वैल्यू हमें मिलेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए हमें दो पैरामीटर्स रिक्वायर होते हैं, एक चेंज इन मोमेंटम और दूसरा टाइम। तो यह बात आपने याद रखनी है कि हम चेंज इन मोमेंटम को और टाइम को कैलकुलेट करके दोनों को डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, और फोर्स को जब आप एरिया की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास प्रेशर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका थीम है कि हमने किस रास्ते पे इस क्वेश्चन में चलना है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं,